अब आप सभी के लिए अगर देखा जाए तो केवल 2 महीने का वक़्त बचा हुआ है क्योंकि जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा है, प्रैक्टिकल परीक्षा है, भाग-दौड़ है, छोड़ देंगे। लेकिन नहीं गुरुदेव हमें 3 महीने का वक़्त है। चलो ठीक है 2-3 महीने मान लेते हैं, लेकिन तब भी नवंबर तो जा चुका है ना यार। नवंबर तो खत्म ही च हो जाएगा क्योंकि आज हो गया सर 7 नवंबर। कितना हो गया सर 7 नवंबर। अब अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कल्याण। नवंबर जाने वाला है भाई आपका दिसंबर। तो अब हमें सर कैसे टारगेट करें कि हमारा हो जाए? तो इसके लिए आपको कंटिन्यू मैं वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। आप देखे होंगे सर बायोलॉजी, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के सर हम कर रहे हैं। धीरे-धीरे अब आपके आल्ट की क्लासेस जैसे कि मैं ज्योग्राफी का प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना? कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे पेपर है जिनका हम पेपर बना-बना के दे देंगे, तो आप लोगों का भी कल्याण हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। आर्ट वालों का भी हो जाएगा कल्याण। जैसे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ये पेपर मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, आप चिंता मत करिएगा। तो ये है हिंदी का, भाई साहब तैयार करिए, 100 में 100 एकदम ठोकना है, कुछ भी हो जाए सर हमें नहीं सुनना। हमें नहीं सुनना सर, हिंदी में अपना 100 में 100 कवर करेंगे, जो पूर्णांक सर 100 नंबर का पास होने के लिए केवल सर 33 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। कितने नंबर की सर? 33 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और ये है सर पेपर कोड। क्या है सर? 302 सीवी आपका क्या है सर पेपर कोड है। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या रहेगा? पूरे प्रश्न को हमें सॉल्व करना रहेगा। क्या रहेगा सर? सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना? कुछ यहाँ पे सर दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहीं से प्रश्न आपके पेपर में आएँगे, आप तैयार कर लीजिएगा। जी हाँ, ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। मैं 95 फ़ीसदी प्रश्न आपको मैं पेपर से ही फँसा दूँगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और पेपर दूँगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ निर्देश हैं देखिए प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या है निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर आवश्यक रहेगा। यानी कि इसमें 2 खंड रहेंगे। एक सर क रहेगा, दूसरा क्या रहेगा सर? ख रहेगा। क जो रहेगा ये आपका 50 अंकों का रहेगा, ख भी आपका सर 50 अंकों का रहेगा। मतलब 50-50 आपका 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का सर? 100 नंबर का। सबसे पहले आपका खंड क रहेगा। सर 50 नंबर का रहेगा सर। खंड का कितने नंबर का रहेगा सर? 50 अंकों का रहने वाला है। सबसे इससे पहले से पहला सर यहाँ पे प्रश्न है आपका बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 1 और 2 सर ये आपका क्या रहने वाला है सर? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और यहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न आएँगे। सर कितने नंबर का? 10 नंबर का। पहले का क सब प्रश्न है यहाँ पे कुटज निबंध संग्रह सर लेखक कौन है? सर जो कुटज है यह है किसका सर जी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मान लीजिए सर 10 ऑप्शन अगर एक आध ठो मिस्टेक भी रहे तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, हाँ। अब भैया हम तो पूरे सर्वज्ञ ज्ञाता है नहीं कि सभी चीज़ें सही रहेंगी बट कोशिश करते हैं सर कि जितना हो पाए उतना आपका 100 से 100% सही करें। तो कुटज जो निबंध संग्रह है सर इसके लेखक कौन सर ये हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं सर? जो सरदार पूर्ण सिंह भाई साहब हैं सर, यह किस युग के लेखक हैं? तो याद रखना सर ये छायावाद युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये किसके हैं सर जी? ये छायावाद युग के हैं। एक चीज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं सर? छायावाद युग के लेखक हैं सर, हमारे साथ आप रट लीजिए। तो किस युग के हैं सर? छायावाद। अगला है यहाँ पे ग वाला आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी के सर संपादक कौन थे सर? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कभी कभी यह दे देता है कि चलिए प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी। क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है सर जी हिंदी का प्रथम उपन्यास। लीजिए भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास। ये जो प्रथम होते हैं ये सब बहुत पूछे जाते हैं कि ये प्रथम कौन-सा है, द्वितीय कौन-सा है, तृतीय कौन-सा है? जैसे कि प्रथम तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, द्वितीय तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तृतीय तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये सब प्रश्न आते हैं। तो प्रथम जो आपका उपन्यास है सर ये परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है, याद कर लीजिएगा। ठीक है? अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है यहाँ पे? दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, विधा है। अच्छा सर विधा मतलब क्या होता है? आपको मैं बताता चलूँ सर, प्रकार होता है। क्या होता है सर? प्रकार होता है। प्रकार का मतलब क्या होता है सर? टाइप होता है। क्या होता है? टाइप होता है। सर दीप जले शंख बजे विधा यानी प्रकार है सर क्या है? यह है संस्मरण है। सर क्या है? संस्मरण है। दीप जले शंख बजे सर विधा है सर ये है क्या है? प्रकार है क्या है सर? संस्मरण है। क्या है सर?
संस्मरण है। प्रश्न नंबर 2 है सर ये। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का सर क है। क्या है? सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की सर रचना नहीं है। सर कौन सी सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? पल्लव भी नहीं है, वीणा भी नहीं है, लोकायतन भी है। नहीं, ये तीनों हैं। ये तीनों हैं। पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, वीणा भी है, लोकायतन है। रसवंती सर सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो सर किसकी है? कमेंट बॉक्स में छापिए ना। इसीलिए आपके लिए ओपन किए हैं यार। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जो टारगेट है, जिसकी याद आ रही है, कसम खा लो उनकी सर हम लेकर आएंगे सर। 95 कुछ भी हो जाए। सर यहाँ पे सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं सर? रसवंती करेजा नहीं है। क्या है? रसवंती नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। हिंदी जो साहित्य है इसका आदिकाल है, इस आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? चारण काल नाम किसने दिया था? वो दिए थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सर किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। किसने दिया था सर? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला यहाँ पे गवाला, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है सर? नंददास। नंददास प्रेमाश्रयी शाखा कवि नहीं है। सर कौन कौन है? जायसी भी हैं, मंदान भी हैं, कुतुब्बन भी हैं। कुतुब्बन भी है और जायसी भी, मंदान भी। नंददास भैया नहीं है। नंददास क्या है? नहीं है। लगा लीजिए टिक, लगा लीजिए टिक। बाद में मत बवाल फैलाइएगा कि गुरुदेव हमें तो आता ही नहीं है, हम तो आपको बताए थे लेकिन आप रट के नहीं गए सर। पेपर में रट के नहीं गए। पेपर में अगर 95 का टारगेट बना लिए सर तो जमकर मेहनत करो, आंख बंद करके जमकर मेहनत करो, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। अगला है, अज्ञेय की रचना है सर। अज्ञेय की रचना सर कौन कौन सी है? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी सर जी? अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना सर कौन सी है? नोट कर लीजिएगा, आंगन के पार द्वार किसकी सर है? अज्ञेय की है। अगला यहाँ पे, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था। किस पर मिला था? यामा पर मिला था। सुमित्रानंद पंत को मिला था, अज्ञेय को मिला था, बट निराला को सर नहीं मिला। निराला जी बेचारे सैड हो गए, बहुत दुखी आत्मा हो गए कि हमें तो नहीं मिला यार, हमें तो नहीं मिला, हम क्या करेंगे? अब क्या करें भैया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। अगला यहाँ पे गद्यांश। ये गद्यांश सर 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 में 10 नंबर आपको फ्री में दिलवा देंगे, भरोसा करेंगे क्या? उनका भरोसा हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव आप पे हम क्यों करें? आप कौन हैं? भाई साहब आपके हैं हम उद्धारकर्ता। बोर्ड परीक्षा 2025 में तो दिन भरोसा करिए ना। भरोसे पे तो सर दुनिया कायम है। उन्होंने कसम खा लिया ना, सब छोड़ के नहीं जाएंगे, तो भरोसा ही तो है ना। भले ही छोड़ के चले जाए सर दूसरे दिन। सबसे पहले आए यहाँ पे मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए ना यार, पढ़ लेंगे कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए हम पढ़ लेंगे इसको, कल्याण हो जाएगा हमारा। ऐसे देखिएगा, विथ ट्रिक और अप्रोच, अप्रोच के साथ काम करेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। सबसे पहला आप सवाल निकालिएगा कि सर ये कहाँ से लिया गया है, सर इसके लेखक कौन है? अगर ये आपको मालूम चल गया तो सर हमारा 2 ही नंबर पक्का हो जाएगा। इसके लिए एक चीज आप रट लीजिएगा कि सर डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें रटी रहनी चाहिए। जब ये चीजें रटी रहेंगी तब आप सवालों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये बता सकते हैं, अगर यहाँ पे मातृभूमि शब्द आया, यहाँ पे जब राष्ट्र ही शब्द आ गया, तो जब राष्ट्र ही शब्द आ गया तो कहाँ से लिया गया सर? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। बस याद करने का तरीका, ये सब ट्रिक अप्रोच है। चीजों को देखकर ही बताइए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। क्यों? क्योंकि सर राष्ट्र शब्द आया है। राष्ट्र के स्वरूप के सर लेखक कौन है सर? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक सर कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। याद करने की रावा, राम मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, रावा, रावा। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है
राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? इसका आंसर इसी में मिलेगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखिए, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कब असंभव है? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही क्या हो जाएगा सर? पहले का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पहले का आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा आंसर है। तुरंत बता दिए कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? संभव है। मैंने कहीं से कुछ लाया क्या ढूंढ कर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं लाया ना। हर एक आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, तो आप क्यों परेशान हो किसी के चक्कर में? हर चीजें आपको इसी में मिल जाएगी। अगला है यहाँ पे सर, पृथ्वी और जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? देखिएगा यहाँ पे, पृथ्वी और जल, देखिए यहाँ पे, पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से, यानी कि दोनों मिलकर, सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि पृथ्वी और जल दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं, यानी कि संपादित करते हैं। लिख दीजिए, लिख दीजिए कि पृथ्वी और जल के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बस। अगला है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? इसी में ढूंढिए ना, ढूंढिए ना। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चीज का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? क्या लिखेंगे कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। काम खत्म। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। जैसे पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। बस इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। इसी का क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? इसी का आंसर हो जाएगा। देखिएगा, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेखक के अनुसार पृथ्वी को माता के समान बताया गया है और उस पर निवास करने वाले जन को उसका पुत्र बताया गया है। पृथ्वी और जन के मध्य माता और पुत्र का संबंध बताया गया है। बताया गया है। इतना क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया। देखते हैं यार, 3-4 हजार 5 हजार बच्चे पढ़ लेते हैं, लाइक 100-200 रहता है यार। बहुत बुरा लगता है। 3 हजार तो कम से कम करो यार। जितने बच्चे देख रहे हैं, हम कहें लाइक नहीं करो, डिसलाइक ही ठोको। कुछ तो करो यार, कुछ कोई तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। कुछ तो कमेंट प्यारा सा दे देना चाहिए। अभी उनकी बात होती तो पता नहीं क्या कर लेते गुरुदेव, पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब एक कर दिए होते अभी तक। लेकिन हमारी बात क्यों मानेंगे? हमारी बात क्यों मानेंगे? अगला यहाँ पे है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। मैंने बताया ना कि पाठ का शीर्षक मतलब क्या होता है? पाठ का शीर्षक मतलब पाठ का नाम। पाठ का शीर्षक मतलब पाठ का नाम। तो यहाँ पे देखेंगे, ये राष्ट्र जब शब्द आया हुआ है तो कहाँ से लिया गया सर? राष्ट्र के स्वरूप से। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन सर है? रावा, वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। कौन है? अग्रवाल भाई साहब हैं। अगला आएगा आपका पद्यांश। क्या आएगा सर? पद्यांश। जैसे मैंने अभी गद्यांश सॉल्व किया है, इसी प्रकार आप पद्यांश सॉल्व कर लीजिए। काम खत्म, काम खत्म। यहाँ पे है क्या सर? 10 नंबर का 5 सवाल रहेगा। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, बीचों बीच नगर की। अगला क्या है? काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यो ज्यो अरे बिखर गए हो, हाँ, दसों दिशा में। ठीक है ना? तो ये आपका क्या है यहाँ पे? आंसर है। मतलब इसका क्या है? क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है इसका सर? आंसर करना है एक एक करके। क्या करना है? आंसर करना है। सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या है। क्या प्रश्न है? सबसे पहले, मानव जात की छायाएं किस दिशा में पड़ी है? क्या है पे? मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी हैं? तो मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी हुई हैं? अभी इसका आंसर इसी में देख लो। एक का मैं बता दूंगा, बाकी आप कर लेंगे। देखिए, मानव मानव जात की छायाएं किस दिशा में पड़ी हैं? छायाएं मानव जन की दिशाहीन, यानी कि वो चारों ओर पड़ी हुई है। दिशाहीन है मतलब कि चारों तरफ है। तो इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे? मानव जात की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर क्या है? पड़ी हुई थी। अगला है, वह सूरज किस दिशा में हुआ था? वह सूरज पूरब दिशा में नहीं उदित हुआ था, बल्कि वह नगर के बीचों बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा था।
और नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर क्या हुआ था, फैल गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ से बना हुआ क्या है, यहाँ पे काल सूर्य के रथ पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो काल सूर्य के पथ में रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। अगला है 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको बताना है। तो 10 दिशाओं का तात्पर्य जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 हो गया। फिर ईशान होता है, हाँ, नैऋत्य होता है, और क्या होता है, वायव्य होता है, आग्नेय, ऊपर और नीचे होता है। तो ये 10 दिशाएं होती हैं। अगला है ये कहाँ से लिया गया, ये बताना है। मतलब कि इस पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप सीधा लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता भैया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय जी हैं। कौन है सर जी, अज्ञेय जी हैं। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। चले सर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, मजा आनी चाहिए। देखिए जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने ना, तब तक मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है कि नहीं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वैसी भी नहीं होती आपके होते हुए, बिल्कुल। उनकी कसम खा के बताइएगा सर, इस बार कितना लाना है, नहीं गुरुदेव बवाल हो जाएगा उनका, बिल्कुल नहीं नाम लेंगे हम आज। नहीं तो मेरे मम्मी पापा जान जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 सर, 5 नंबर सर क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। सर 3 लेखक आएंगे, 3 लेखक आएंगे, बस एक चीज लिखना है। मैं बोल रहा हूँ ना सर, ज्ञाता मत बनिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन ज्ञाता मत बनिएगा, क्योंकि पेपर में देगा अधिकतम शब्द 80 शब्द, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। तो आपको ज्ञाता नहीं बनना है, केवल सर 80 शब्दों में लिख के आना है, क्योंकि भैया ये हिंदी है। 3 घंटे 15 मिनट बहुत कम टाइम होता है इसके लिए। तो इसलिए अगर एक को ही करने लगेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे वासुदेव सटवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, 3 है। कितने सर, 3 है। सर करना कितने का है, एक का करना है। सर किसका ले रहे हैं सर, हरिशंकर परसाई भाई साहब का ले रहे हैं। हरिशंकर परसाई का यहाँ पे साहित्यिक परिचय और इनकी जितनी प्रमुख रचनाएं हैं सभी को हम ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, और तदुपरांत मतलब इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा इन्होंने पूर्ण किया। इसके पश्चात इनके बाद कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, और इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया, और इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी भैया इनकी कृतियां हैं, अब देखिएगा ऐसे याद करना जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहानी कौन कौन सी है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है हरिशंकर परसाई जी का। उसके बाद उपन्यास पेपर में आता है, रानी नागफनी की कहानी किस विधा पर आधारित है, तो यह एक उपन्यास है। विधा मतलब प्रकार, विधा मतलब प्रकार। लेखक हरिशंकर परसाई जी। तट की खोज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रानी नागफनी कहानी वाला। निबंध तब की बात और थी, ये इंपॉर्टेंट है, तब की बात और थी, ये क्या है, निबंध है, इंपॉर्टेंट है। भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सदाचार की ताबीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिकायत मुझे भी है, इतना नहीं आता पेपर में। उसके बाद है संपादन वसुधा, जो कि एक पत्रिका है, ये जरूर आता है, जो जो इंपॉर्टेंट लगाए हैं ये, जैसे उनके दिन फिरे, ये भी आता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकी भाषा शैली, तो इनकी भाषा शैली सर कैसी थी, तो इनकी जो भाषा शैली थी सफल व्यंग्यकार थी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे छ वाला प्रश्न है सर, 5 नंबर का आएगा सर, क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द जोड़ा है ना सर, मतलब मैक्सिमम कूद के उड़ के जाएंगे तो केवल सर 80 शब्द तक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। आल्ट वाले भी तैयार हो जाए, एकदम कमर कस लीजिए, आ रहे हैं लेकर आल्ट वालों के लिए तगड़ा वाला पेपर। दोपहर में आएगा क्लास, दोपहर में, कसम खा लिए सर, डेली के 4 क्लास, तक 3 चल रहा था, अब 4 तक आओ यार, काम खत्म हुआ, हमें नहीं सुनना। अकेले एकदम तोड़ देंगे सर, अकेले तोड़ देंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना, मजा आएगा। चलिए सर, यहाँ पे अध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद,
याद रखना सर, जो अपना एक्सपीरियंस पिछले 5 सालों का हम पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। यार मजा है एक अलग में, अगर पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो तो उसका एक अलग ही मजा होता है कि नहीं? जो हमारे अंदर टैलेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पेपर में कैसे तुक्का भी ठोक सकते हैं, वो ही बताएंगे। परेशान मत होइए, परेशान नहीं होना है यार, परेशान नहीं होना है। उत्तर क्या लिखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम क्या था? रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्होंने बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ क्या हुआ भैया? संपन्न हुआ। हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई और वे कानूनगो हो गए। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद, मतलब कि छुट्टी लेने के बाद, हरिऔध जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य उन्होंने किया और फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया था और विद्या वाचस्पति की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और बात करें सर 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था, तो इसमें निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। भाई यार बताइए कि भारत आजाद कब हुआ था? हाँ, ये तो आजादी के बाद का है चीजें। तो इनकी प्रमुख रचनाएं सर निम्नलिखित हैं, जैसे कि नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। इनका उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है? ध्यान देना, यहाँ जो इंपॉर्टेंट मैं लगवा रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ ये इंपॉर्टेंट है, अधखिला फूल भी सर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य ग्रंथ कौन है सर? प्रिय प्रवासी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुभदे चौबदे ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है पेपर में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अगला पेपर में आएगा प्रश्न नंबर 6। बहुत बढ़िया सर। प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? देखिए यहाँ पे, बहादुर अथवा लाटी कहानी का संक्षिप्त कथानायक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा गुरुदेव, अरे करेजा क्या आया है? पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर क्या डालिए? प्रकाश डालिए। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य सर क्या है? इस पर हमें क्या डालना है? प्रकाश डालना है। चलिए प्रकाश डाल दें। प्रकाश के मतलब ये नहीं कुछ टार्च जला देंगे एकदम मोबाइल वाला, नहीं, ऐसा नहीं करना है कि नहीं? हाँ, देखिएगा क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। ग्रामीण वासी जात के आधार पर किसी प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या की भाव से भरे रहते हैं। मतलब समझिए, इस कहानी के लेखक सर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ जो रेणु जी थे वो ग्रामीण लोगों से बहुत परिचित थे, मतलब वो गांव में जाया हुआ करते थे घूमने के लिए। तो वहां पर देखे तो कुछ गांव के लोग ऐसे थे जो कि जाति के आधार पर अपनी टोलियों को बांट रखा था। जैसे आज राजनीति के क्षेत्र में देखेंगे तो अलग ही रहता मुद्दा, भाई वो ये धर्म का है, वो इस धर्म का है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है। तमाम चीज राजनीति मुद्दा में बांट दिए हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से बांटा गया था किसी सर जी? पंचलाइड में फणीश्वर नाथ रेणु के अनुसार, ठीक है ना? इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया, मतलब बहुत प्यारा सा वर्णन इन्होंने, किसने भैया? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक प्रश्न आता है बहुत प्यारा सा, क्या कमेंट में देंगे क्या? अरे गुरुदेव आप कह दीजिए, जान दे दें, ये क्या है? बिल्कुल, बस यही यही प्यार मजा आता है सर आपके साथ। क्या है सर? जो आप मेरी बात मान लेते हैं तो आंसर दीजिए ना कि पंचलाइट कहानी का लेखक कौन है? लेखक कौन है भैया? दीजिए। और बहादुर कहानी के लेखक तो गुरुदेव अमरकांत एकदम रट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पेपर में आता है यार। भैया कौन है? कमेंट बॉक्स में छापो ना, अभी मैंने आपके सामने नाम लिया है। फिर इसमें क्या लिखेंगे? पंचलाइट बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियों को माफ कर दी जाती है, पर उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे मन चाहे आचरण की छूट दी जाती है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग अभी भी कुछ गांव और जातियां खड़ी हुई हैं
ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की इन्होंने क्या दी है सर, प्रेरणा इन्होंने दिया है। ठीक है ना? अगला पेपर में आएगा सर खंड काव्य। तो करेजा हमारी बात मानेंगे क्या? अरे गुरुदेव मान लेंगे, दिक्कत क्या है, बस यही तो मजा आता है सर। ये जो सफटित खंड काव्य है ना, आप अपने जिले के अनुसार पढ़िए भैया। प्रयागराज, हाँ, और मिर्जापुर जैसे मुक्ति काव्य खंड है, हाँ, और यहाँ पे आपका रश्मि रति है, श्रवण कुमार है। मिर्जापुर का अलग है, बनारस का अलग है, लखनऊ का अलग है, कानपुर देहात का अलग है। सभी का अलग अलग खंड काव्य आएगा। अगर मैं इसमें किसी एक खंड काव्य को पढ़ा देता हूँ तो बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं भैया, इनोसेंट हैं आप लोग, और आप उसी को रट लेंगे, फिर हो जाएगा बवाल, क्योंकि वो तो आपके पेपर में आने वाला नहीं है। मान लीजिए हम पढ़ा दिए प्रयागराज जिले का और आप हैं कानपुर से, तो कानपुर प्रयागराज के बीच में लगभग सर 300-400 किलोमीटर की दूरी का है फर्क, तो आएगा नहीं आएगा ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, काट देगा। तो इसलिए हम उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये अपने जिले के अनुसार करिएगा। अगर आप कमेंट रहा बहुत प्यारा सा रिस्पॉन्स रहा, 5000 लाइक टारगेट पहुंचा दो, हम पूरा खंड काव्य करवा देंगे। अरे सर जी कुछ तो यार अपना प्यार भरा दो यार, रिस्पॉन्स तभी तो मजा आएगा ना। जब सत्य की जीत ये सब सब करवा देंगे, आलोक वृत्त खंड का। इसमें एक कराया गया है त्यागपथी का, लेकिन मैं कहूंगा आप अपने जिले के अनुसार आप जो क्वेश्चन बैंक लिए उसमें दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर मैं भेज दे रहा हूँ किस जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, आप पढ़ लीजिए खंड काव्य, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है खंड, क्या आ जाता है सर जी, खंड ख। खंड ख जो है सर जी, यह 50 नंबर का आता है। किन नंबर का आता है सर, 50 नंबर का प्रश्न आता है। किन नंबर का आता है सर, 50 नंबर का आता है खंड क। खंड क 50 नंबर का, खंड ख भी 50 नंबर का। पहला आता है सर संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। मैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आपसे बोल लूंगा पढ़ने के लिए, हम अगर पढ़ दिए ना, एक आध ठो गलत हो जाए बहुत बवाल मचा देंगे आप लोग, एकदम आग लगा देंगे कमेंट में, गुरुदेव कुछ नहीं होती है आपकी। इसीलिए हम पहले ही वो गलतियां मतलब कि स्वीकार कर लें कि हमें संस्कृत उतनी अच्छी नहीं आती, काम चलाऊ आती है, बट उतना नहीं आवत हम जितना आवे चाहिए, है कि नहीं। हाँ गुरुदेव पहले बता दे रहे हैं, हाँ, कह दें कि गुरुदेव अब हम सभी में तो ज्ञाता नहीं हो सकते ना, हम सभी में ज्ञाता नहीं हो सकते, आपको पहले ही पता होना चाहिए। बट इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, ऐसा जब हमारा आया था पॉडकास्ट उसमें सर बोल रहे थे, है कि नहीं। चलिए सर अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या करिए सर, हिंदी अनुवाद कीजिए। बहुत प्यारा है, अतीते प्रथम कल्पे जना से लेकर कहां तक है भैया, रोचते इत्य वोचत, रोचते इत्य वोचत तक है। अब इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका हमें ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिख देंगे, हमें पूरा 7 नंबर मिल जाएगा। चलिए लिख देते हैं सर संदर्भ। संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के जातक कथा नामक पाठ से, उलुक जातकम नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सणगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपाई यानी पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को जंगल का राजा बनाया। हिमाचल प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगण ने कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपाओं में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं है, हमें भी एक को राजा के पद पर आना चाहिए। तत्पश्चात उस सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमें पसंद है, मतलब उल्लू को ही राजा बना दिए। अब भैया उल्लू बहुत खुराफाती निकला, मचा दिया बवाल। क्या बना दिया, मचा दिया बवाल। कभी पढ़ाएंगे तो इसकी स्टोरी बताएंगे। अगला यहाँ पे आपका ख वाला आएगा, दिए गए पद्यांश यानी कि श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए सर, 7 नंबर का है सर। क्या, सुखार्थीन कुतो विद्यार्थीन सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नायन नामक पाठ से लिया गया है। इसका सर हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सुख चाहने वाले यानी सुखार्थी को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की, मतलब कि सुख पाने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। या तो सुख ही ले लो या तो विद्या ही ले लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव हम मजे ले लेंगे, तो भैया आप बोर्ड का एकदम टेंशन छोड़ दो, गुरुदेव हमें पास होना ही नहीं है। अगर बोर्ड का टेंशन लेना है तो सुख आपको त्याग करना पड़ेगा गुरुदेव।
हमें डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं तो अब आपको बोलूंगा पढ़ो यार, 2 महीने हैं, लगा दो अपनी जान इसमें, चपक कर मेहनत करो, दिखा दो कि हाँ हमारे अंदर भी वो दम है सर कुछ करने का। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, ये 2 नंबर का आएगा बेटा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। क्या आएगा? प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 और 1 11 होना, 4 चांद लगाना, उसके बाद है दूध का दूध पानी पानी होना, 1 अनार 100 बीमार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 और 1 11 होना, अर्थात मेल से शक्ति का बढ़ना। वाक्य प्रयोग, दोस्तों को आपस में लड़ते देख अध्यापक बोले बोले कि मिलकर रहेंगे तो 1 और 1 11 होंगे। अगला है 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग, मुख्य अतिथि के आने से मेरे इस कार्यक्रम में 4 चांद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुदेव, हम मार के गए थे पॉगसेंट, जिसकी वजह से भौकाल हो गया है कि नहीं? वो भी तो 4 में चांद थे। पानी का पानी होना, अर्थात सच्चा न्याय होना। वाक्य प्रयोग, प्रकृति जब न्याय करती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगला है 1 अनार 100 बीमार, वस्तु कम व चाह रखने वाले अधिक। मतलब कुल मिला के आजकल सरकारी नौकरी थोड़ी है पर उसको चाहने वाले सर अनेक है। एक प्रश्न आता है अपठित गद्यांश पद्यांश, इसको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा, इसका चिंता मत करिए। 5 नंबर फ्री का है, तो इसको लेकर बवाल नहीं मचाना है सर, बवाल नहीं मचाना है, हो जाएगा। भरोसा रखो यार मेरे ऊपर, भरोसा है ना? भरोसा है तो भाई साहब इसी भरोसे पे पूरी दुनिया कायम है, और हम भी इसी भरोसे पे कायम रहेंगे। 95% प्रश्न सर अपने पेपर से फंसा देंगे बोर्ड में, ये दावा सर हम ठोकते हैं पूरे यूट्यूब पे। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सर और सर, तो ये सर मतलब करेजा क्या होता है? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, भरोसा करो, पढ़ो यार। सब पढ़ा रहे हैं, आप सबसे पढ़े, बट भरोसा करो यार, हर एक प्रश्न लेकर आएंगे। आप नहीं भरोसा है तो आप क्वेश्चन बैंक खोलिए, उसमें आया हुआ प्रश्न प्रश्न है सर, ठीक है ना? और ऐसा पढ़ो कि मजे मजे में अपना टाइम भी क्लियर हो जाए, अब पढ़ाई भी हो जाए। और सर, तो ये सर मतलब क्या होता है सर? तो ये सर मतलब होता है तीर। क्या होता है सर? तीर होता है। ध्यान दे, क्या बोला? तीर बोला। और ये सर मतलब क्या होता है सर? तालाब होता है। क्या होता है? तालाब होता है। अगला यहाँ पे पुरुष और परुष, तो ये पुरुष मतलब व्यक्ति होता है, और परुष मतलब क्या होता है? कठोर होता है। अगला है किन शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पतंग, हलधर, सारंग। भैया रिपीटेड होते हैं। तो पतंग का सूर्य, और क्या हो जाएगा? कीट हो जाएगा। हलधर का बैल और बलराम, सारंग का बादल, और क्या होता है? रंगीन होता है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सर चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। क्या है? सर्वज्ञ है सर, इनको सब कुछ पता है। ज्ञाता है सर, ज्ञाता। जो कम बोलते हैं मितभाषी बोलते हैं, काम खत्म। अब 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके जैसे यहाँ पे सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, नहीं, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, क्योंकि सरकारी मिट्टी नहीं होती, बल्कि सरकारी तो क्या होता है? दुकान होता है। 2-2-4 होते नहीं, 2-2-4 होते हैं, नॉट होता है। अगला है गुड़ का स्वाद मधुर मीठा होता नहीं, गुड़ का स्वाद क्या होता है? मधुर नहीं, मधुर तो सर फूल होता है, स्वाद क्या होता है सर? मीठा होता है। अगला यहाँ पे मोहन ने चिट्ठी लिखा नहीं, मोहन ने चिट्ठी लिखी, यहाँ पे लिखी हो जाएगा। अगला आपका रस छंद अलंकार आएगा सर, रस छंद अलंकार आएगा। प्रश्न नंबर 12 का क्या बोल रहा है, ध्यान देना। 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का। रौद्र रस अथवा अद्भुत रस का अस्थायी भाव के साथ साथ उसकी परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। चलिए सर, रौद्र रस होता क्या है? रौद्र रस काव्य का एक रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस का रूप क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपन लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या हो जाएगा सर? रौद्र रस हो जाएगा। अगला यहाँ पे सर अलंकार, क्या है सर? यहाँ पे रूपक अथवा प्रतीप अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। अच्छा सर, लक्षण मतलब क्या होता है? मजा आ जाएगा, समझा देंगे। अरे ये समझ लो, कौन सा मेरे कुछ जा रहा है उनका, अब नाम नहीं बताएंगे। लक्षण मतलब क्या होता है सर? परिभाषा होता है। क्या होता है? परिभाषा होता है, नोट कर लीजिए सर। क्या होता है लक्षण? मतलब परिभाषा होता है। देखिएगा, रूपक अलंकार क्या होता है? जहां गुण का अत्यंत समानता होने के कारण उपमान में ही उपमेय का, सॉरी, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार। उदाहरण के लिए, मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खा गया, और राव जी चले चांद को अपने मुंह में डाल लिए, उसकी वजह से लग गया सर जी ग्रहण। कौन सा ग्रहण सर? चंद्र ग्रहण, है कि नहीं? मजा आ गया गुरुदेव। अगला यहाँ पे चौपाई अथवा बरो छंद का लक्षण सहित
मात्रा सहित उदाहरण दीजिए, मात्रा वाला थोड़ा आप कर लीजिएगा इसको उदाहरण, ठीक ना? मैं यहाँ पे केवल आपको परिभाषा और उदाहरण देंगे। बराव, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। गौरव का उदाहरण क्या होता है? अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। अगला प्रश्न नंबर 13 करेजा यहाँ पे है। क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। अपने गांव अथवा मोहल्ले में प्राप्त गंदगी के संदर्भ में अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। चलिए लिखते हैं सर पत्र। कभी आप लेटर लिखे हैं उनके लिए? नहीं गुरुदेव, कोई है ही नहीं लिखने के लिए। झूठ मत बोला करो यार। लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे? प्रिय समाचार पत्र के संपादक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय मोहल्ले में प्राप्त गंदगी के संदर्भ में लिख रहे हैं नहीं महोदय। हम तो गुरुदेव व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, पत्र का जमाना चला गया, लेकिन लिख दो यार, लिख दोगे तो बोर्ड में ये 9 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रभात, मैं आपके समाचार पत्र के सदस्य हूँ, मतलब कि आपका समाचार पत्र रोज पढ़ता हूँ। पढ़े ना पढ़े, लिखने से मतलब है हमें। इस समय मैं अपने गांव के स्थानीय अधिकारी के साथ मिलकर आपको एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। हमारे गांव में बढ़ती हुई जनसंख्या और विकास के साथ ही साफ सफाई में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रहा है। सड़कों पर और अन्य स्थानों पर गंदगी बढ़ रही है, जिससे हमारे समुदाय के सदस्यों को जीने में क्या हो रही है सर? कठिनाई हो रही है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी इस समस्या को उचित ध्यान दें और स्थानीय प्रशासन को इस पर गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित करें। फिर लिखेंगे आगे धन्यवाद, फिर भवदी अबस प्रयागराज यहाँ पे डाल देंगे। अगला पेपर में आएगा आपका निबंध लेखन। सर निबंध लेखन सर पेपर में कितने नंबर का है? 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा सर? 9 अंकों का आएगा। 9 अंकों का आएगा। सर आएगा क्या? किस पे ध्यान देना? पर्यावरण प्रदूषण समस्या, कारण निवारण, वर्तमान युग में योग का महत्व, विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, मेरा प्रिय कवि। आपको कुछ याद ना हो या हो तो प्रिय कवि पर याद रहेगा ना। 3 कवि लिख याद करके जाएंगे, जिसका आपने वहां पे साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियां लिखा है, उनको छोड़कर किसी एक कवि का यहाँ पे लिख देना, वो भी आपका निबंध में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे किस पर बताएंगे? वर्तमान युग में योग का महत्व। तो सबसे पहले प्रस्तावना डालेंगे। योग जो समृद्धि और संतुलन की दिशा में एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, वर्तमान युग में अपना अभूतपूर्व महत्व साबित कर रहा है। यह एक ऐसा अद्भुत माध्यम है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में सहारा प्रदान करता है। इस निबंध में हम वर्तमान युग में योग के महत्व को क्या करते हैं? विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले योग का इतिहास और विकास देखते हैं। इसका क्या इतिहास है और विकास क्या है? तो योग का आदि वेदों और उपनिषदों में मिलता है, इसका इतिहास है, और समय के साथ इसका विकास होता रहा। योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने योग की अद्भुत विधियों को समेटा है। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये व्यापक रूप से अपना परिचय बढ़ा रहा है और लोग इसे अपने दिनचर्या में क्या कर रहे हैं सर? शामिल कर रहे हैं। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य का सार्थक दर्जा, अर्थात योग के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। योगासन और प्राणायाम के माध्यम से मांसपेशियों को तंतु सुस्त और प्रबल बनाए रखा जा सकता है। योग के अभ्यास से शरीर की समर्थन शक्ति बढ़ती है और रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है। इससे हृदय स्वास्थ्य, श्वास तंतुता और रक्तचाप को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। क्या सर? मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, इसमें क्या लिखेंगे? आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और मानसिक तनाव के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। योग, ध्यान, मनोनिग्रह और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। अभ्यास से मन और स्थिरता में सुधार होता है, जिससे लोग अपने जीवन को बेहतरीन तरीके नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पे है आध्यात्मिक उन्नति। क्या है सर? आध्यात्मिक लिखेंगे। योग न केवल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करता है। योग साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा की खोज में निकलता है और अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सार्थक बना सके। क्लियर है? चलिए सर, बस
ये रहा आपका करेजा हिंदी का पेपर, जो कि बोर्ड परीक्षा 2000 किसके लिए सर जी है? 25 के लिए। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं, मैं सब पढ़ा दूँगा, आप चिंता मत करिएगा सर। ये जितने भी इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं सर जी, क्लास 12th हिंदी के आपका पेपर आने वाला है, ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा, गारंटी दे रहे हैं सर। हम 95% प्रश्न आपके पेपर में ही फँसा देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देंगे, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक के साथ-साथ, पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो ये हिंदी का पेपर आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए सर टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो का लाइक टारगेट 5000 है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो का लाइक टारगेट ज़रूर कंप्लीट करवाएँगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।